नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। यूपी में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद योगी एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन बीजेपी की इस बड़ी जीत पर सियासत के जानकार अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि योगी ने गरीबों, दलितों, शोषितों के लिए काफी काम किया, इसके लिए जीत हासिल हुई। किसी का दावा है कि योगी ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी और कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, इस वजह से जीत मिली। लेकिन यूपी में बीजेपी की जीत पर बीजेपी के ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजभूषण सिंह शरण ने कहा है कि ध्रुवीकरण के जवाब में जनता ने मजबूत रिएक्शन दिया, जिससे बीजेपी को जीत मिली। ब्रजभूषण शरण सिंह जोर देकर कह रहे हैं कि यह जीत क्रिया की प्रतिक्रिया की वजह से मिली है। ब्रजभूषण शरण ने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने योगी को हराने का अभियान चलाया और उसी अभियान के जवाब में जनता एकजुट हो गई और अड़ गई कि बीजेपी को जिताकर ही दम लेंगे। सुनते हैं कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने क्या बयान दिया है। सबसे बड़ा फैक्टर था एक तो क्रिया की प्रतिक्रिया। एक वर्ग था जो बिल्कुल बेंड अपान था कि हराना है, तो दूसरा वर्ग बिल्कुल तय कर लिया कि नहीं, हारने नहीं देना है। और जो बाहीं बिटोरना लोगों ने शुरू किया कि आने दो आने दो आने दो, इससे आम आदमी उत्तर प्रदेश का भयभीत हो गया कि अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। नहीं, जब मुसलमान तय कर लिया कि हमें कुछ नहीं देखना है, ना बसपा देखना है, ना कांग्रेस देखना है, ना कुछ देखना है, केवल योगी हराओ देखना है, तो दूसरी तरफ प्रतिक्रिया तो होगी। दूसरी तरफ भी प्रतिक्रिया हुई। तो क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, वारिस पठान हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, तस्लीम रहमानी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और संगीत राजगी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही कर लेते हैं। एक वेलफेयर स्कीम्स की लंबी लिस्ट थी जिस पर कहा जा रहा था कि सबका भला किया है इसलिए जीत कर आए हैं, लेकिन अब आपकी पार्टी के सांसद ही कह रहे हैं कि एक पोलराइजेशन हुआ जिसके जवाब में काउंटर पोलराइजेशन हुआ। क्या आप इस दलील से सहमत हैं? देखिए, मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि जहां तक चुनावी विश्लेषण का विषय है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जीत का विषय है, इसका श्रेय सर्वाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम, अथक मेहनत और जो वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने सेंटर से उत्तर प्रदेश के लिए भेजा, वह कारण रहा है। महिलाओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, क्यों वोट किया है? 15 करोड़ लोगों को 2 वर्षों तक राशन देना, 2 करोड़ से अधिक शौचालय का खुलना, 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, ऐसे अनेक योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं, जिनके कारण से जो साधारण जनमानस था उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने मोदी जी और योगी जी को दोबारा चुना है। जहां तक पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन का विषय है, जो माननीय ब्रजभूषण जी ने कहा है, देखिए, मुझे याद है जब से ये चुनाव घोषित हुए थे उत्तर प्रदेश के, तो सबसे बड़ा हेडलाइन क्या बनता था? हेडलाइन बनता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, यहां तो भाजपा से जाट नाराज है, जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो भाजपा का तो पत्ता कटना तय है। ये तो अपोजिशन के लीडर ही नहीं, ये तो डिबेट का एक मुख्य विषय बनता था। डिबेट के शीर्षक होते थे कि जाट और मुसलमान एक हो जाएंगे तो भाजपा का तो पत्ता कटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तय है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, अब भारतीय जनता पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या होगा? ये सारे समीकरण तो मीडिया में भी चर्चा के विषय रहते थे, ऑपोजिशन वाले खुलेआम पे बोलते थे। स्वाभाविक है, हमारे भी कुछ सांसदों ने इन विषयों को आज उठाया है कि जिस प्रकार से विभाजन करने की कोशिश की गई, जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटी में उत्तर प्रदेश के लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसे नकार दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम केवल और केवल योजनाओं के आधार पर एकत्रित होकर नरेंद्र मोदी और योगी जी को वोट देंगे। योजनाओं के आधार पर। वारिस पठान जी, आप पर अक्सर आरोप लगते हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है,
लेकिन इन नतीजों ने साबित किया कि आपने जितने भी वोट हासिल किए वो समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़े। समाजवादी कहती है कि आपने कई सीटें हराने में अहम भूमिका निभाई। ये देखिए, पूरे गलत बेबुनियाद इल्जामात है। इनमें खुद में ताकत नहीं बीजेपी को हराने की। चौथी मर्तबा ये नहीं हरा सके तो इल्जाम का ठिकरा हमारे सर पे डालते हैं। हमारे पास तो आंकड़े हैं। हम तो लड़े थे 93 सीट के ऊपर, ये लोग लड़े 403 पे, कांग्रेस लड़ी 403 पे, बसपा लड़ी। अब बसपा ने कितने वोट ले लिया समाजवादी के, ये तो बताएंगे नहीं। ये कांग्रेस ने कहां कहां समाजवादी के वोट लिया मुसलमानों के, और जिसकी वजह से समाजवादी को हारना पड़ा, वो तो ये बताएंगे नहीं। मगर हाँ, ठिकड़ा उठा के डाल देना एमआईएम के ऊपर इनकी पुरानी आदत है। हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है सर। हम लोग गए थे चुनाव लड़ने, हमारा मुद्दा साफ था कि हमको वहां पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना है, वहीं से हमको लीडर तैयार करने हैं। और हिस्सेदारी की लड़ाई थी। हमने कहा था कि इतने बरसों से आपने 19% मुसलमानों के वोट लिए, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई ये थी। अभी भाजपा के सांसद तो खुद बोल रहे कि हमने पोलराइजेशन किया। हम तो पहले से कह रहे थे, योगी ने कहा कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, और वही हो रहा है। आप देखिए, इन्होंने इतना दिमाग के अंदर लोगों के जहर घोल दिया है कि आज पूरे देश देख रहा है क्या हो रहा है देश के अंदर। सर एक डेटा ये देख लीजिए, बीजेपी 7 सीटें 200 वोट के अंतर से जीती है, 23 सीटें 500 वोट के अंतर से जीती है, 49 सीटें 1000 वोट के अंतर से जीती है। और आपके जो 99 कैंडिडेट हैं उनमें ये कुव्वत थी कि वो हरा सकें। बिजनौर में किया, नकुड़ में किया, शाहगंज में किया, फिरोजाबाद में किया। यहां आपके कैंडिडेट को उतनी वोट मिली जो जीत के मार्जिन से ज्यादा हैं। तो आरोप इसलिए लग रहा है कि आपने विपक्ष के वोट को बांटा और बीजेपी की मदद की। मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे। मैं आंकड़े लेके बैठा हुआ हूँ। द क्विंट का पूरा डिटेल उसके अंदर रिपोर्ट है। जहां जहां पे हम नहीं भी लड़े हैं, वहां वहां पे भी कांग्रेस ने और बीएसपी ने वोट लिया है, जिसकी वजह से सपा को फायदा मिला। ना हु स्पॉइल्ड द एंटी बीजेपी वोट इन यूपी में आपको दिखाता हूँ। नंबर ऑफ सीट जहां पर बसपा मुस्लिम कैंडिडेट ने कट किया एसपी के वोट 27 है। नंबर ऑफ सीट्स वेयर एएमआईएम कट इनटू एसपीज वोट 7 दिखा रहा है। नंबर ऑफ सीट्स वेयर कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट कट इनटू एसपीज वोट 4 दिखा रहा है। ये तो जगह का खाली इतनी से आंकड़ों का विश्लेषण है। बाकी मेरे पास और भी पूरे आंकड़े में आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर दूंगा, ये बताने जाऊंगा तो आप थक जाएंगे। 22 क्लोजली कंटेस्टेड जो सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें हमारा तो कोई जिक्र भी नहीं आ रहा है। हम तो 3-4 सीट के ऊपर खाली दिखाया जा रहा है। तो अगर मुसलमान ने एसपी को वोट दिया, बस बीएसपी को वोट दे दिया मायावती को, जिसकी वजह से अगर एसपी हारी, तो हमारा कसूर है क्या? अब अगर यादवों ने समाजवादी को वोट नहीं दिया, यादव वोट कहां गया? बीजेपी में गया। तो क्या आप वो भी हमारे सर पे डालेंगे क्या? जाटों ने किसको वोट दिया? अरे साहब, लखीमपुर खीरी जहां के ऊपर इतना बड़ा घटना हो गया, टीनी साहब के बेटे ने कुचल दिया हमारे किसान भाइयों को, वहां से भाजपा जीत जाती है। वहां से भाजपा जीत जाती तो क्या ओवैसी जिम्मेदार है उसका भी? तो ये तस्लीम रहमानी जी, मुसलमान वर्ग की जिद की बीजेपी को हम हराएंगे, क्या उनके लिए राजनीतिक मजबूरी है, या ये जो फैसिनेशन है कि मुसलमानों को बीजेपी को हराना है, ये उनकी तुष्टीकरण की अहम वजह बनता है विपक्षी दलों के जरिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसको जिस अंदाज से इस इलेक्शन को देखा जा रहा है, मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़े से तरमीम की ज़रूरत है। बीजेपी को अगर बहुत उन्होंने जीती है, उन्होंने 41% वोट लिया, 255 सीटें जीती, उनके लिए मुबारकबाद का मौका है, ठीक है। लेकिन अगर आप वोट के कैलकुलेशन को देखेंगे तो इसको शुरू से पोलराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये 80-20 का मुकाबला कहीं से कहीं तक नहीं है। आप वोट को पढ़ के देख लीजिए, आपके पास भी स्टैटिस्टिक्स होंगे। बीजेपी का कुल 40 लाख वोट, 44 लाख वोट बड़ा, सॉरी, हाँ, इतना ही वोट बढ़ा है। 3 करोड़ 80 लाख वोट मिला है। और समाजवादी पार्टी को 2 करोड़ 95 लाख मिला है, जबकि पिछली बार 1 करोड़ 80 लाख मिला था। वहीं मायावती जी को जो वोट पिछली बार 1 करोड़ 92 लाख मिला था, वो घट के जो है वो बड़ी तादाद में 1 करोड़ 18 लाख रह गया। तो ये जो 76 लाख वोट शिफ्ट हुआ है मायावती जी का, ये बीजेपी की तरफ जो शिफ्ट हुआ है, एक्चुअली तो आप उससे जीते हैं। आपने लाभार्थी से जीते हैं, आपने अपने विकास से जीते हैं, ना आप हिंदुत्वा से जीते हैं, आप किसी से नहीं जीते। आपने पोल मैनेजमेंट किया है, और वो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत साफ बता रहे हैं। तस्लीम साहब, अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी ने पोलराइजेशन किया, तो सवाल तो ये भी है ना, क्या मुस्लिम पोलराइज थे बीजेपी को हराने के लिए? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं
मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी पोलराइज करने में नाकाम रही, इस इलेक्शन को 80 बनाम 20 करने में नाकाम रही, इसलिए कि ओनली 84 लाख वोट का डिफरेंस है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच। 3 करोड़ 80 लाख अगर बीजेपी ने लिया है तो 2 करोड़ 95 लाख समाजवादी पार्टी ने लिया है। तो मुझे बताइए ये 80 और 20 कहां है? तस्लीम रहमानी जी, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हिंदू वोट का पोलराइजेशन नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि मुस्लिम स्कॉलर ये स्वीकार करने से क्यों डरते हैं कि मुसलमान बीजेपी, योगी, मोदी को हटाने के लिए एकजुट थे? वो जमीन पे हमने भी देखा है, क्यों इस पर खुलकर बात नहीं होती? नहीं, कौन नहीं था? ये आप सिर्फ मुसलमानों से क्यों कह रहे हैं? मुसलमानों से क्यों कह रहे हैं? अरे भाई 9 करोड़ वोट पोल हुआ है, 9 करोड़ वोट पोल हुआ है, उसमें से आपको 3 करोड़ 80 लाख वोट मिला है, तो ये मुसलमानों के हराने का कहा है? मुसलमानों का टोटल वोट जो पोल हुआ है वो तो 1 करोड़ वोट है, सिर्फ 1 करोड़। और जो बाकी सीटों पे जो 176 मुस्लिम सीटों पे 1 करोड़ वोट मुसलमानों का पोल हुआ है ओनली, बल्कि 97 लाख वोट पोल हुआ है। बाकी की 200-250 सीटों पर उनका कुल वोट जो है वो 20-25 लाख है। जो ये 1.25 करोड़ वोट 9 करोड़ के मुकाबले में ये कहां पे, ये अकेला वोट था? फिर ये कहां से मिल गए समाजवादी पार्टी को? किसका मिला है ये वोट जो 2 करोड़ 90 लाख वोट? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को भी बाकी वर्गों का वोट मिला है, लेकिन कम से कम मुस्लिम पोलराइज थे। संगीत रागी जी, जो ये हरा रहे थे, संगीत रागी जी, ये 1.5 करोड़ क्या वोट अब किसका है वक्त जो आ गया समाजवादी है पार्टी को मिला कि है? मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हराने की रणनीति से ज्यादा पार्टिसिपेशन की रणनीति हो? भरोसा एक बार करके देखे तो सही भाजपा पे। देखिए, कहीं ना कहीं ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आप ध्यान दीजिए, अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया था। मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से लेकर के उनकी शिक्षा पर बहुत काम किए थे, और वो तो कट्टर नहीं माने जाते थे, लेकिन 2004 के चुनाव में मुसलमानों ने उनके खिलाफ मतदान किया। तो ये बात एक धारणा घर कर गई है, ये टूटने में भी वक्त लगेगा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। जो कुछ सेकुलर मुसलमान हैं, जो प्रगतिशील ताकतें हैं और जो राष्ट्रीय मुसलमान हैं, जिनका जो देश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इस्लाम के बारे में कम सोचते हैं, उनका वोट जरूर मिलता है। महिलाओं का भी बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं का भी वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं बात यहाँ से करना चाहूँगा कि देखिए, मुस्लिम तो इस चुनाव में बहुत गोलबंद है। जो 9% वोट कम हुआ है बीएसपी का, वो वही वोट है जो मुसलमानों का वोट था, वो छिटक करके समाजवादी पार्टी के पास गया, और वही 9% जुट करके समाजवादी का वोट जो है वो 31.4% के आसपास आ गया। तो जो अंतर पड़ा है मुसलमानों के कारण, वो समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत के लेवल पर है। और मुसलमानों का आंकड़ा जो CSDS का डेटा कहता है, वो 80% से ज़्यादा मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। यह एक ऑप्टिमम लेवल होता है किसी लोकतंत्र में। इससे ज़्यादा कोई समाज, जिसको कहते हैं एन ब्लॉक वोटिंग करना, इससे ज़्यादा वोटिंग नहीं करता है। और समाजवादी पार्टी के लिए ये लगभग ऑप्टिमम लेवल था। इससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी जा नहीं सकती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जीत का सवाल है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो पोलराइजेशन के कारण जीता है। सच तो यह है कि गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना थी, वो एक बहुत बड़ा कारण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास और योगी जी का जो शासन करने का तरीका, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि कई बार एक नैरेटिव ये भी विमर्श यह भी खुल करके आता था कि भाई, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो क्या तालिबानी मानसिकता के लोग फिर सत्ता में आकर के नंगा नाच करेंगे? क्या फिर से ऐसा होगा कि एक समाज के लोग जो है वो गुंडागर्दी करेंगे और थाना इंचार्ज उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखेंगे? क्या कैराना उत्तर प्रदेश में और सारे जगहों पर घटित होंगे? मुजफ्फरनगर दंगे क्या ऐसे जगह और क्या उनकी बहुतायत फिर से शुरू हो जाएगी? यह जो एक समाज के अंदर डर था, वो संभवतः एक ऐसे रूप में आया कि हमको योगी जी को लाना है। और नरेंद्र मोदी का जो सरकार की जो योजनाएं थी,
जो गवर्नेंस योगी जी का था, ये दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम आया। आप अंदाजा लगाइए, जी। 1 साल से किसान आंदोलन चलाया जा रहा था। किसान आंदोलन चला करके आप इससे बड़ा नैरेटिव खड़ा नहीं कर सकते थे, या आप जैसे कोई ऐसा लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने पता नहीं कितना जुल्म ढाया हो, जबकि एक बेत भी नहीं चलाया, लेकिन चारों ओर इस प्रकार का प्रचार, किसान आंदोलन का असर नहीं दिखाई दिया। माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं संबित पात्रा जी। कोई भी असर नहीं करा। इसका मतलब यह है कि जनता ने आपके सारे विमर्शों को, सारे प्रश्नों को खारिज कर दिया। उनको लगा कि ये उससे बेहतर विकल्प है, जो सरकार हमको है वह बेहतर है। कोरोना मैनेजमेंट यदि बेहतर विकल्प चुना। संबित पात्रा जी, सवाल यह है कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, योजनाएं बिना किसी भेदभाव के देने की बात करते हो, उसके बावजूद मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अब बीजेपी रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेगी, क्योंकि योजनाओं से तो वोट मिल नहीं रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन बीजेपी देगी? नहीं, मैं यहाँ पते के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो 65 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 25 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, हम रिप्रेजेंटेशन जाति या धर्म के आधार पर विश्वास नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह नीति सरकार की रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों में इस मंत्र का बार बार उच्चारण किया है और बाकी देशों ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आज जो ये पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन के विषय में चर्चा हो रहा है, एक वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है कि इनके चिंतन को देखिए, ये हिंदू काउंटर पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। इस देश की विडंबना है कि जब से भारतीय राजनीति में चुनाव की राजनीति चल रही है, तब से डीएम फॉर्मूला, MY फॉर्मूला, मुस्लिम यादव फॉर्मूला, दलित मुस्लिम फॉर्मूला, इन फॉर्मूलाओं का बखान किया जाता था और बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते थे, जो एनालिसिस करने वाले होते थे, वो बैठ करके बड़े गर्व के साथ कॉलर तान करके बोलते थे, इट इज बिकॉज ऑफ द MY फॉर्मूला दैट द समाजवादी पार्टी इज गोइंग टू विन। और ठीक उसी प्रकार डीएम के फॉर्मूला के विषय में भी बात करते। तस्लीम जी, आपके बीच में तो हम बोलते नहीं थे, आप शांति से सुन क्यों ले लेते, बीच में हर जगह अड़ंगा क्यों करते हैं? सुन लीजिए। तो ये बहुत आराम से बोला जाता था कि ये फॉर्मूला है। अब अगर लोगों को लगता है कि काउंटर पोलराइजेशन हो गया, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है वेलफेयर स्कीम के कारण हुआ है, और वेलफेयर स्कीम में कोई पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन नहीं होता है। इतने लोगों को वैक्सीन दिया गया, जो अपने आप में एक अतुलनीय विषय है, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में नहीं हो पाया है, वो भारतवर्ष में वैक्सीनेशन को लेकर हुआ कोरोना के। तो स्वाभाविक है लोग इन विषयों को लेकर पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन देंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूं आपको, यहां पर जो बाकी ऑपोजिशन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये डिपेंडेंट है मायावती के अगर वोट नहीं जाता तो हम जीत जाते, AIMIM अगर नहीं लड़ती तो हम जीत जाते, मुसलमान ऐसा करते तो हम जीत जाते। कमाल की बात है। मतलब आप में यह बूता नहीं था कि आप अपने बूते पर जीत जाते, वो ऐसा करता तो ऐसा होता, फलाना ऐसा करता तो ढिकड़ा हो जाता। मतलब आपने काम नहीं किया था ना, ये मान लीजिए ना, हम तो शुरू से यही कह रहे हैं। यूपी चुनाव के नतीजों पर चर्चा हो रही है। बात उठी कि मुस्लिम योगी को हटाने के लिए तुले थे तो बाकी सब योगी को लाने के लिए तुले थे, और इसी पर सवाल उठ रहा है कि क्या एक काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ। इस बात पर कम से कम अभी तक ये सहमति नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स पे बात हो रही है। हम जरा वारिस पठान जी का रुख कर लेते हैं। वारिस पठान जी, आप प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन सवाल यह है कि जब मुस्लिम और यादव मिलकर सत्ता तक नहीं पहुंच सकते, तो अकेले मुसलमानों के दम पर AIMIM कितने कदम चल पाएगी? देखिए साहब, अभी आपके चैनल पर ही संबित पात्रा साहब ने बताया कि भाजपा का तो नारा है, मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव हुए, आपने कितने मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से टिकट दे दिया बताइए?
एक भी नहीं। ये तो सिर्फ बोलने की बात है। आप टिकट नहीं देंगे तो हम तो यही जाके समझा रहे थे ना कि 19% मुसलमान वोट देकर एक 7% वाले यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकता है। तो क्या 19% वाले अपने अंदर से कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा पैदा नहीं कर सकते जो कम से कम एक उप मुख्यमंत्री बने? हमने समाजवादी से भी सवाल किया था कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या आप किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? जवाब में आया नहीं। मगर देखिए, जनता का मैंडेट है, पब्लिक का मैंडेट हमको वारिस स्वीकार करना पठान जी, चाहिए। हमने लोकतंत्र स्वीकार किया है। में क्या सिर्फ धर्म के आधार पर ही रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? ये दलील कहां तक जायज है? वो तो मोनोपोली भाजपा का है। हम तो गए थे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, विकास की, कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे स्कूल कॉलेजेस बने कि हमारे बच्चों को यूक्रेन जाके स्टडी करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे मेडिकल कॉलेजेस बनने चाहिए यहाँ पर भी। हम ये बात कर रहे थे। अब इसके अंदर पोलराइजेशन कब आया? अब्बा जान, भाईजान, चाचा जान कौन लाया? हम तो नहीं लाए थे। और समाजवादी पार्टी ने जिन्ना को लेकर आया। जिन्ना हम तो नहीं लाए थे। सर, आप एक महिला के प्रधानमंत्री बनने की बजाय दलील देते हैं कि बुर्के वाली बने, तो आप मुस्लिम पहचान को आगे करते हैं, बात विकास की करते हैं, वोट मुस्लिम पहचान पर मांगते हैं, हिस्सेदारी पर मांगते हैं। जैसा आपने संगीत रागी को बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए ना साहब, मैं भी एक प्रवक्ता हूं। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बिल्कुल रोका नहीं है मैंने, सिर्फ ये था कि विकास और रोका नहीं, टोका है आपने। नहीं, रोकना और टोकने में फर्क है। सुनिए मेरी बात को। अब आपने हिजाब की बात करी। हर इंसान का अरमान है, हमारा भी अरमान है, हमारा फंडामेंटल राइट है, संविधान के दायरे के अंदर है कि हमको भी जो चाहिए हम अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं, पहन सकते हैं। आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है। तो हमारा भी अरमान है कि हमारी बेटी के सर पर हिजाब हो, एक हाथ में संविधान हो, किताब हो, लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान हो, वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़े, एक अच्छी लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक अच्छी पत्रकार बने, और एक दिन इंशाअल्लाह क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री भी बन सकती है। देश के प्रधानमंत्री बने तो हर इंसान का एक अरमान होता है। तो हमारा भी अरमान है। मगर कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि एम्पावरमेंट हो मुसलमानों का, चाहते ही नहीं है कि समाज आगे बढ़े। तो किस तरह से फिर हम संविधान के अंदर दायरे में रहने की बात कर रहे हैं, मगर संविधान को कुछ लोग मानना नहीं चाहते। अब संविधान को भी नहीं मानेंगे, जबरन फोर्स करेंगे कि नहीं तुमको यही पहनना पड़ेगा जो मोदी चाहते हैं, नहीं तुमको यही खाना पड़ेगा क्योंकि मोदी ये चाहते, तो वो तो नहीं चलेगा ना सब। आप और बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक मुस्लिम राष्ट्रपति पहले भी बना है, चीफ जस्टिस भी बना है और प्रधानमंत्री बने, उसमें भी शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उसकी मुस्लिम पहचान, उसकी क्वालिफिकेशन हो, इस बात में तो आप मानते हैं ना कि ये गलत है। वो हिस्सा हो सकती है, लेकिन पहली शर्त तो ना हो कम से कम। क्या ये तय होना चाहिए कि गेरुआ वस्त्र वाला ही प्रधानमंत्री बने? क्या ये बीजेपी कहे तो आप मान लेंगे कि वो पोलराइजेशन की बात नहीं कर रही है? गेरुआ वस्त्र वाला उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हिजाब पहनने वाली हमारी बहन बेटी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। तो चर्चा यूपी के चुनावी नतीजों पर हो रही है और बात इस पर कि क्या पोलराइजेशन फैक्टर रहा या नहीं। मुस्लिम स्कॉलर संगीत रागी जी, माफ कीजिएगा, तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ हैं। रहमानी साहब, क्या मुस्लिम आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, या हिंदू या मुस्लिम आइडेंटिटी गौण होने चाहिए, इसकी शुरुआत होनी चाहिए, तभी ये पोलराइजेशन खत्म होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि संबित पात्रा जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यहाँ कभी डीएम होता है, कभी वाईएम होता है, एमवाई होता है, कभी ये सारे नैरेटिव उन्होंने दिए। समाजवादी पार्टी एमवाई को लेके चलती है, डीएम को बीएसपी लेके चलती है। मैं उसमें एक लफ्ज़ को जोड़ देना चाहता हूँ जो मैं उस वक्त जोड़ देने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। एएम की पॉलिसी बीजेपी लेके चलती है, दैट इज एंटी मुस्लिम। तो मुस्लिम हैज़ बिकम अ कॉमन फैक्टर विद इन ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। हम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चाहते, मुझे अफसोस है। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप एंकरिंग कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, कि अगर आपको देश को पोलराइज करना है तो संबित पात्रा और वारिस पठान काफी है। तस्लीम रहमानी की तो फिर उस डिबेट में कोई जरूरत नहीं है। और मैं प्रूव कर रहा हूं कि कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ और लोगों ने विकास के नाम पर वोट नहीं किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का सिर्फ 36 लाख वोट बढ़ा, इतना तो नया वोटर भी रहा होगा पिछले 5 साल में। जो 36 लाख बढ़ा है प्लस 74 लाख वोट कब हुआ?
बीएसपी से, कहां से ये 2 करोड़ और 90 लाख 95 लाख लोग वोट ये ले आए? तो पोलराइजेशन गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा था, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ था, रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं था। लोगों ने हार्ड हिंदुत्व को भी नकार दिया और असदुद्दीन अवैसी को भी नकार दिया। आप देख रहे अवैसी साहब को कुल वोट मिला के 4.5 लाख वोट मिला पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुसलमानों ने एक कम्युनल कहलाए जाने वाले आउटफिट को नकार दिया और अप्रिशिएट किया एक सेकुलर जो गठबंधन बन रहा था, जो ओबीसी का गठबंधन था या जो उन लोगों का था जो एंटी इनकम्बेंसी को एड्रेस कर रहे थे। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट था जिसे बीजेपी का बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी का जो पोल मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो पोल मैनेजमेंट नहीं कर सकी, रैली और तकरीर करते रहे, उनके वर्कर्स बूथ में मौजूद नहीं थे ज्यादातर। ये उनकी नाकामी है कि उसकी वजह से 85 लाख वोट से वो हार गए। देयर इज नो पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश, ये लाभांशी के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी थी जो पोल मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी ने मैनेज कर ली अपने बेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से। संगीत रागी जी, तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने हार्डलाइनर एआईएमआईएम को नकार दिया और एक सेकुलर गठबंधन को वोट दिया था। तो क्या समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला वो सेकुलर फ्रंट था, और क्या वो सारे सिर्फ सेकुलर कैरेक्टर के जरिए ही उनके पास पहुंचे थे? देखिए, नहीं, मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूं। एक्चुअली मुसलमानों का जो वोट है और जो हमेशा पड़ता है वो बड़ा टैक्टिकल वोटिंग होती है। आप देखेंगे बिहार का आप चुनाव देख लीजिए, जब बिहार का आप चुनाव पर बहुत गहराई से आप आकलन करेंगे तो मुसलमानों ने ओवैसी को उसी जगह वोट किया जहां ओवैसी जीतने लायक थे, और कहीं भी आप देखेंगे तो ओवैसी की पार्टी रनर नहीं रही है। इसका मतलब बहुत साफ है, जहां ओवैसी जीतने लायक नहीं थे मुसलमानों ने वहां अपना वोट बर्बाद नहीं किया। यदि बीएसपी को भी वोट करते तो यकीन मानिए समाजवादी पार्टी का जो संख्या है, जीतने की संख्या है, वो 55-60 से ज़्यादा नहीं हो पाती, तब वो और बहुत नीचे चली जाती। जो बाकी सीटें यदि समाजवादी पार्टी जीती हैं वो मुसलमानों के वोट के कारण ही जीती है। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, हैरानी की बात है कि समाजवादी पार्टी तस्लीम रहमानी को सेकुलर लगता है, जहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो आकर के जो कहता है कि नरेंद्र मोदी की यदि बोटी बोटी काट दे तो हम उसको इनाम देंगे, और वो आदमी समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय बन जाता है। एक दूसरा सांसद कहता है कि तालिबान की अफगानिस्तान में विजय जो है वो इस्लाम का गौरव काल है, स्वर्णिम युग है। ऐसा व्यक्ति जो असभ्यता, अराजकता और नृशंसता, पिशाचता की जो पराकाष्ठा हो उसे वह इस्लाम की विजय के रूप में देखता है, और वह समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय रखता है। तो आप जिन्ना से लेकर के ये पूरी यात्रा देख लें, समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम लोगों ने वोट किया है वह, मैंने कहा कि 80% से ज़्यादा वोट किया तो कोई उसकी सेकुलर छवि देख करके नहीं किया। उनको था कि हमें यह जो सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो सीएए लाता है, जो राम मंदिर बनवाता है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करता है, जो अरब की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात नहीं करता है, जो 370 को खत्म कर देता है, आर्टिकल 35 खत्म कर देता है, जो सबके लिए समान नागरिक संहिता की बात करता हो, उस सरकार को हमको हटाना है। क्योंकि ये सरकार यदि ऐसी सरकार रहती है, सरकार को हटाना है। वारिस पठान साहब आपके पास ही आ रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब आपको मॉडरेट नहीं मानते, आपको कट्टर बता रहे हैं, कह रहे कि आपको नकारा है, आप सेकुलर नहीं है। देखिए, मैं तस्लीम रहमानी साहब को करेक्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम हाइडलाइनर थे इसलिए लोगों ने हमको नकार दिया। तस्लीम साहब, हम वहां पे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसके कन्वेयर बाबू सिंह कुशवाहा साहब है, उनके साथ गठबंधन में थे, वो भी हाइडलाइनर है क्या? हमारे साथ ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे। तो ये सब गलत बयानीबाजी हो रही है और कुछ नहीं, और कोई नकारा नहीं है। आज हारे कल जीतेंगे। कांशीराम जी ने क्या कहा था? पहले चुनाव लड़ो हारने के लिए, फिर लड़ो हराने के लिए।
फिर जीतो, पब्लिक मैंडेट है, आगे जीतेंगे। मगर ये जो ढिकरा हमारे सर पे डाल रहे, गलत बात। आपका दूसरा था ये इसमें अरे तो पहले हराने के लिए, हराने के लिए आप जीतेंगे ना, तीसरा आएगा ना। किसको हराया है? 37 बता दीजिए ना, आपने पहला हारने के लिए लड़ चुके थे आप 2017 में, और 2022 में आपने किसको हराया? किसको हराने के लिए लड़े थे? अब तो कहते बीजेपी को हरा रहे, हार जीत अगला। अगर काशीराम जी का फार्मूला है तो बताइए, दूसरे इलेक्शन आप किसको हरा रहे थे? हम पब्लिक हमको वोट देगी, जीतेंगे। हम विकास का मुद्दा लेके जा रहे हैं, हमारे पास एजुकेशन का, एम्पावरमेंट का मुद्दा। दूसरी बात, संबित पात्रा जी ने कहा कि मैंने ये कहा था कि क्या मुसलमान गवर्नमेंट नहीं बना सकता। गलत है। मैंने कहा था कि अगर योगी जी भगवादारी पहनकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो क्या एक मुसलमान बच्ची हिजाब पहनने वाली क्या कभी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? चलिए बताइए, पढ़े लिखे लोग। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला जो बुर्का पहनती है वो पीएम क्यों ना बने? नहीं, पहले इन्हीं से पूछिए ना। अगर असउद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा मानती है, ये खुद अपने पार्टी से किसी बुर्के वाली महिला को पीएम कैंडिडेट या सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, या ओवैसी साहब को प्रोजेक्ट करेंगे जो बुर्का नहीं पहनते हैं? खुद ये डिसाइड कर ले। ये तो प्रोजेक्ट करें। ये अपने पार्टी में तो पहले एक उदाहरण लेके आए, तो महिलाओं को टिकट देते नहीं है। और आप करिए ना, आप ओवैसी जी को बोलिए, ओवैसी जी उनके डिप्यूटी होंगे। आप, अरे भाई साहब, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए ना। आप चाहते हैं कि बुर्का पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बने, प्लीज ओवैसी जी को बोलिए बैक सीट में जाएंगे और फ्रंट सीट में आप अपने पार्टी के अध्यक्ष को बुर्का पहनने वाली किसी दीदी को बना दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जब एफिडेविट लिख के देते हैं राम मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आप कहते हैं महिला कम अकल की होती है, इसलिए राम मंदिर के विषय में, ट्रिपल तलाक के विषय में, जब ट्रिपल तलाक के विषय में आपने एफिडेविट दिया था, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा कि महिलाएं कम अकल की होती है, इसलिए ट्रिपल तलाक का जो कानून है उसे खत्म नहीं करना चाहिए। आप पहले उसको रिफॉर्म करिए, पहले समाज में रिफॉर्म लाइए। ट्रिपल तलाक हटाने के लिए हमारी सरकार एड़ी चोटी की जोर लगा रही थी, आप ट्रिपल तलाक हटाना नहीं चाहते हैं। किस प्रकार से एक बुर्का पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बन जाएगी? आप तो रिफॉर्म चाहते ही नहीं है। संबित पात्रा जी, माफ करिएगा, अभी के लिए वक्त इतना ही था। आप सबने इंडिया टीवी को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।